हाँ जी बेटा, अब हमारी जो थर्ड यूनिट है उसका नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये लगा लो कि आप लोगों का बेस है। हम कहते हैं कि एक जो मेडिकल स्टूडेंट होता है वो नीट में निकल रहा है या कहीं भी जाने के लग रहा है, अगर आप कहीं भी जाओगे जहां भी एक मेडिकल स्टूडेंट की बात आती है उसके पास इस चैप्टर से जिसने डील कर लिया, आप ये लगा लो कि मेडिकल उसकी 40% हो जाती है अगर हमें बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि बायोमोलिक्यूल में से 200% क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, और नीट के अंदर ही नहीं आता। हमारा जो ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है ये +2 का बेस बनाएगा। जब नेक्स्ट ईयर में चलेंगे ना तो +2 का जो सिलेबस है बहुत ईजी है, उसमें एक यूनिट आएगी जेनेटिक्स। उस जेनेटिक्स की हम बात करेंगे तो वो हमारा बेस बनाएगी 12th का, और उस जेनेटिक का बेस है ये बायोमोलिक्यूल। आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस चैप्टर के बारे में यही कहूंगी कि इसका वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इतने अच्छे से समझ लेना कि हमें नेक्स्ट ईयर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और 3 से 4 क्वेश्चन अकेले नीट के अंदर बायोमोलिक्यूल में से आते हैं। दूसरी सबसे मेन बात एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की जब बात करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स में जितनी भी टेबल्स दे रखी है उनको अच्छे से लर्न कर लेना। 2 क्वेश्चन तो वो जितनी भी जो टेबल्स है ना, चाहे केमिकल कंपोजिशन की है, किसी के कंपैरिजन की है, आप लगा लीजिए उन टेबल में से ही आता है। क्लियर? चलो जी, देखो बेटा, बायोमोलिक्यूल हमें पता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, बायो मतलब ऑर्गेनिज्म और मोलिक्यूल मतलब कंपाउंड। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम उन मोलिक्यूल्स के बारे में, उन सब्सटेंसेस के बारे में करेंगे जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अगर एक सेल की बात आती है, सेल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। एक सेल को बनाने वाला भी केमिकल है, और उसके सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं बेटा, उनको भी कैरी आउट करने वाले ये केमिकल्स ही होते हैं। हम कहते हैं कि किसी कोई चीज़ लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है ना, जो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्टिंग में की थी कि क्यों हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस तो आया था, लेकिन उनके बीच में होती है सिमिलरिटी भी। सिमिलरिटी मैंने किस लिए बोला? क्योंकि चाहे वो लिविंग हो या चाहे वो नॉन लिविंग हो, दोनों की ही बॉडी के अंदर मिलेंगे आपको एलिमेंट्स। एलिमेंट कैसे? हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम। मतलब बेटा मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ लिविंग में नहीं, ये जो एलिमेंट है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में है। हाँ, उनकी जो परसेंटेज रहेगी वो अलग अलग है। कैसे? परसेंटेज बाई वेट। अगर हाइड्रोजन नॉन लिविंग के अंदर है 0.14, तो लिविंग के बॉडी के अंदर कितना है? हमारी बॉडी के अंदर 0.5। जैसे कार्बन है, कार्बन सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है, हमारे अंदर ज़्यादा, नॉन लिविंग के अंदर होता है कम। सिमिलर वे में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वहाँ कम है, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन यहाँ अर्थ की क्रस्ट में ज़्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इसको क्रश करके एलिमेंट को निकालेंगे तो भी हमें यही मिलेंगे, और अगर इनकी सेल्स या टिश्यू को क्रश करके हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे तो भी हमें एलिमेंट ही मिलेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। बायोलॉजी की एक ब्रांच आती है जिसको कि हम नाम देते हैं बेटा बायोकेमिस्ट्री। The science that deals with the chemical and physico-chemical reactions of a living organism। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन सी फिजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और किस तरह वो केमिकल्स अपने रोल प्ले करने के लग रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को स्टडी करना, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की, द मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स और द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं सेल पूल्स की। एक सेल पूल क्या होता है बेटा? मान लो एक सेल है, उस सेल के अंदर कौन कौन सा कंपाउंड है, कौन से आयन है, कौन से मॉलिक्यूल है,
मतलब एक सेल के अंदर टोटल क्या चीजें हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, सेल पूल के नाम से जानते हैं। समझ गए ना, एक सेल के अंदर क्या कुछ है हम स्टडी करते हैं, और उस सेल के हर एक चीज को जब स्टडी करके कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, सेलुलर पूल के नाम से जानते हैं। इस सेलुलर पूल की 2 फेजेज है। क्या बोला मैंने, इस सेलुलर पूल की 2 फेजेज होती है, एक्वस और नॉन एक्वस। क्यों बोला बेटा, जब एक सेल को स्टडी किया गया तो ये देखा कि सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती है वो थी प्रोटीन्स। क्लियर, हमें पता है वाटर भी है, और अगर प्रोटीन और वाटर को हम आपस में मिक्स करें तो वो बनाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या, प्रोटीन के अंदर जब वाटर मिक्स होता है तो क्या बनता है, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। कोलोइडल जो कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, आप ये लगा लीजिए कि बायोमोलिक्यूल एक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, 12th क्लास में आता है ये केमिस्ट्री के अंदर। तो जो सेल पूल है उसमें 2 फेजेज है, एक्वस और नॉन एक्वस। देखो एक्वस का मतलब वो केमिकल जो कि उस वाटर में पूरी तरह डिस्पर्स, यानी कि अगर मान लो कोई चीज पूरी तरह वाटर में डिजोल्व हो जाती है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनता है। क्लियर, या जिसको कि हम कोलोइडल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नॉन एक्वस वालों को हम क्या बोलेंगे, कोलोइडल या फिर हिट्रोजिनस सॉल्यूशन। तो जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जो सब्सटेंसेस यानी कि जो पूरी तरह वाटर के अंदर डिस्पर्स डिजोल्व हो जाते हैं, दे आर नोन एज क्रिस्टेलोइड। जो नहीं हो पाते उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, कोलोइड के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। तो जब केमिकल एनालिसिस किया गया, केमिकल एनालिसिस मतलब कौन कौन से केमिकल एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के अंदर मिलते हैं, तो ये चीज पता चली कि दोनों में सेम टाइप है। हाँ, जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है कार्बन और हाइड्रोजन को लेके। ठीक है, कैसे बेटा, कि जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन एक लिविंग की बॉडी में ज़्यादा होते हैं और नॉन लिविंग मैटर के अंदर कम होते हैं। क्लियर। केमिकल्स ऑफ सेल पूल, हमने ये तो पढ़ लिया कि सेलुलर पूल में 2 चीज़ें हैं, फेज हैं, कुछ वाटर में पूरी तरह डिजोल्व होने वाली, नहीं होने वाली। लेकिन जो उसके अंदर, एक सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। देखो, अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग है वो इनऑर्गेनिक, और अगर ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन आएंगे, मिनरल्स, क्लियर, गैसेज आ जाती हैं, वाटर आ जाता है। ऑर्गेनिक में कौन आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारे की सारे रहते हैं ऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हम बात करेंगे, उसमें एक साथ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं आता, ऑर्गेनिक में आता है। कैसे, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। मिनरल्स की जब बात करते हैं वो सोल्ट और आयरन की फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल हम कहेंगे या तो ये एक्वस होते हैं या ये होते हैं नॉन एक्वस। क्लियर। चलो जी, अब जब इन केमिकल्स की हम इतनी बात करने के लग रहे हैं बेटा, तो जब केमिकल्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड देयर सोल्यूबिलिटी, क्या बोला मैंने कि केमिकल का क्या मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, वो केमिकल जो कि सेल के अंदर है, सेल पूल के अंदर है, उनको उनके मॉलिक्यूलर वेट और कितनी उनकी सोल्यूबिलिटी है, उसके बेस पे हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो। एक वर्ड याद रखना बेटा, मॉलिक्यूल को, ठीक है, मॉलिक्यूल को हम मेजर करते हैं जिस यूनिट में, उसको बोलते हैं डाल्टन। क्या नाम देते हैं, डाल्टन। अब कहोगे मैम मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है। जब मॉलिक्यूल्स को जब मेजर करने की बात आती है वो आती है हाइड्रोजन के वेट के साथ। एंड 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 डाल्टन। एक हाइड्रोजन कितने के इक्वल है, 1 डाल्टन के इक्वल है। और डाल्टन उनकी होती है बेसिक यूनिट। माइक्रो, माइक्रो का मतलब है वो मॉलिक्यूल जिनका वेट है
1000 डाल्टन से नीचे, क्या वो मॉलिक्यूल जो कि 1000 डाल्टन से नीचे के हैं उनको बोलते हैं माइक्रो, और जो लगभग 1000 से ऊपर के रहेंगे उनको बोलेंगे मैक्रो। अब कहोगे मैम जिनका 1000 रहेगा उनको क्या बोलेंगे? जिनका 1000 डाल्टन है हम उसको बोलेंगे माइक्रो। बेटा एक या दो एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, एक या दो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं दे आर अबव 10,000 डाल्टन। 10,000 डाल्टन से ऊपर के रहते हैं मैक्रो। सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है जो कि हमें 11 या 12,000 डाल्टन की रेंज में मिल जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मोलिकुलर वेट होता है, देखो इसने लिख भी रखा है कि लगभग ये कितने रहते हैं, 10,000 डाल्टन रहते हैं। सिर्फ लिपिड वगैरह इनमें क्या आ जाते हैं, एक्सेप्शन रहते हैं। क्लियर? तो जब मैक्रो मोलिक्यूल्स की बात आती है, ये मैक्रो मोलिक्यूल मेन 4 हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। मैक्रो का मतलब इसमें कई सारी फॉर्म्स जुड़ के, एक वर्ड आएगा पॉलीमेराइजेशन। पॉली का मतलब बहुत सारे, मेराइजेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती हैं वो बनाती है इन कॉम्प्लेक्स को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को। यानी कि मोनोमर जो फॉर्म होती है, मोनोमर मतलब जो सिंगल यूनिट होती है बेटा, जब वो पॉलीमर फॉर्म में चेंज होती है, मोनोमर 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 3 जुड़ी, वो बन गई पॉली मतलब कई सारी फॉर्म्स जुड़ गई, तब वो बनाती है किसको? मैक्रो मोलिक्यूल्स को। तो ये जितने भी जो मैक्रो मोलिक्यूल्स रहते हैं इन सब के बीच में होते हैं बॉन्ड। क्या हमने क्या कहा कि कई सारे जब प्रोटीन जुड़ती हैं, कई सारी जब अमीनो एसिड जुड़ती है प्रोटीन को बनाती हैं, कई सारे ग्लूकोज जब जुड़ते हैं, मोनोमर फॉर्म जब जुड़ती है कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जब कई सारी चीज़ों को मैंने आपको 100 मोती दे दिए और मैंने कहा कि बेटा इनको एक साथ कर दो, अगर आपके पास धागा ही नहीं है तो क्या आप उस चीज़ को एक साथ कर सकते हो? नहीं ना। यानी कि हमने मोती को एक साथ किया, पर्ल को एक साथ किया, लेकिन उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? धागे की रिक्वायरमेंट पड़ी। दोनों साइड गांठ लगा दी और वो एक माला बन गई। सिमिलर वे में अगर कोई मोनोमर फॉर्म से पॉलीमर यानी कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसको एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला है बॉन्ड। जैसे वाटर को वाटर के साथ कौन जोड़े रखता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं तो वाटर मॉलिक्यूल कभी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। तो जब हम इन लोगों के बीच के बॉन्ड की बात करें तो हमने किसकी बात की थी? प्रोटीन्स। एक्चुअल में जो प्रोटीन्स हैं हम आगे पढ़ेंगे वो किसकी बनी रहती है? अमीनो एसिड। और बेटा 2 अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला मैंने? अमीनो एसिड, जब कई सारी अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बाइंड होती है तो उसके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जब बहुत सारे आ जाते हैं वो बनाते हैं एक प्रोटीन की चेन। क्लियर? न्यूक्लिक एसिड जिसमें हम डीएनए और आरएनए को करेंगे, उनके बीच में रहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में रहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स को कौन सा बॉन्ड जोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन सा बॉन्ड जोड़ता है, डीएनए आरएनए को कौन से बॉन्ड जोड़ते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? कुछ ईथर बॉन्ड्स रहते हैं, उनकी कैटेगरीज के अंदर हम इनको क्या करते हैं बेटा? डालते हैं। तो देखो ये चीज आ गई कि जब हम एक एवरेज कंपोजिशन की बात करेंगे तो एक सेल के अंदर जो सबसे मेन रहता है वो कौन रहता है? वाटर। सबसे ज्यादा हमें मिलता है पानी, 70 से 90%, प्रोटीन्स, उसके बाद सारी चीजें कम हो जाती हैं। तब हमने कहा था कि जो प्रोटीन और वाटर जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो बनाते हैं एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन को। क्लियर? इस जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम करेंगे 1 by 1 बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कौन कौन सी टाइप है, क्या कुछ उनके फंक्शंस होते हैं। क्लियर?